हेलो ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है और ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो ज़रा इनके हम आज जो देखेंगे वो हम जनरली देखेंगे आपके प्रिंसिपल, इक्विपमेंट, वर्किंग प्रोसेस, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करते हैं। तो पहली बात तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है वो है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। और जनरली ये ब्रिटल और हार्ड मटेरियल जो होते हैं, वर्क पीस जो होते हैं, उनको मशीन करने के काम आती है। तो जनरली जो ब्रिटल और हार्ड मटेरियल होंगे, ऐसे वर्क पीस पे ही हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या किस तरह से हम ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि डिफरेंट वेज में नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को क्लासीफाई किया गया है। तो उन क्लासिफिकेशंस में से जैसे एक है मैकेनिकल प्रोसेस। उस मैकेनिकल प्रोसेस में हम बोलते थे कि या तो एब्रेसिव एक्शन होता था, यानी कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस होता हो जब मटेरियल रिमूवल आपका वर्कपीस से, ये जो ऐसे मान लीजिए टूल है और ये वर्क पीस है, तो वर्क पीस और टूल विदाउट कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन जो इनका मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से मटेरियल से वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होगा, वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस होना चाहिए। तो ऐसी जो अनट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है या अनकन्वेंशनल मशीनिंग है, उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस वाले में। तो इसमें जो वर्क पीस जो ऑकर होता है वर्क पीस पे से, या तो वो हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम ऑफ एब्रेसिव और फ्लूइड या स्लरी, उनकी हेल्प से एब्रेसिव इरोजन या फ्लूइड की वजह से इरोजन हो रहा हो, कोई इरोजन हो रहा हो, मैकेनिकल इरोजन हो रहा हो, उस वजह से जो भी नॉन ट्रेडिशनल मशीन में ऐसा हो रहा होगा, उनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे मैकेनिकल। तो हमने देखा था एजीएम हमने पढ़ा है, वाटर जेट मशीनिंग पढ़ा है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग पढ़ा है। तो उसमें हमने देखा था कि एब्रेसिव जो है वो आके स्ट्राइक करते थे या फिर वाटर आके स्ट्राइक करता था काइनेटिक एनर्जी से, और वर्कपीस से मटेरियल इरोड करता था, तो इरोजन होता था। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे क्या है, नॉन कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एक वर्कपीस है, ये आपका टूल है, टूल के बीच में हमने एब्रेसिव रख दिया। ये बहुत पास में है लेकिन मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा गैप में दिखाया, हम जूम करके देख रहे हैं। तो ये टूल और वर्कपीस के बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में ये एब्रेसिव है। और एब्रेसिव के स्लरी है एक्चुअल में। एब्रेसिव स्लरी का मतलब है कि आपने वाटर लिया है और उसके अंदर कुछ एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स करे गए हैं। एब्रेसिव पार्टिकल कैसे कैसे हो सकते हैं, बोरॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, या सिलिकॉन कार्बाइड का। तो ये जो भी हार्ड मटेरियल है, इस तरह के पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल को आप वाटर के साथ मिक्स करिए और उससे जो मिक्सचर बनता है उसको हम एब्रेसिव स्लरी कहते हैं। तो ये जो एब्रेसिव स्लरी है वो हम टूल और वर्कपीस के बीच में यहाँ रखते हैं। तो जब और इस टूल को हम वाइब्रेट कराते हैं, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट कराते हैं, तो वो वाइब्रेशन जब इस टूल्स को, इस एब्रेसिव पार्टिकल को ट्रांसफर होती है, तो एब्रेसिव पार्टिकल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये जाके इस पे वर्कपीस पे स्ट्राइक करते हैं। फिर वो वर्कपीस से मटेरियल को इरोड करते हैं। तो यहाँ पे भी इरोजन ही हमारा मटेरियल रिमूवल का रीज़न है। तो इसीलिए ये मैकेनिकल प्रोसेस के अंडर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसी को आगे हम लेके चलते हैं। और तो ये जो यूएसएम है ये 1950 में आया था एग्जिस्टेंस में, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से जो प्रोडक्ट बनते थे उनकी फिनिशिंग को स्मूथ करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का इस्तेमाल करते थे। और इनके फ़ायदे क्या हैं, ये काफ़ी लो कॉस्ट है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को सेट करने में और इसको यूज़ करने में। इसकी हीट जनरेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉन थर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपने देख लिया मटेरियल जो रिमूव हो रहा है वो एब्रेसिव एक्शन की वजह से हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा। तो वर्कपीस पे कोई भी हीट का जो इफेक्ट होने से डिसएडवांटेज पड़ता था, हीट इफेक्टेड जोन बनता था, ऐसी कोई चीज़ इसमें जनरेट नहीं होगी। तो कोई हीट जनरेशन नहीं हो रही है, कॉस्ट भी इसकी कम है, इफेक्टिव मशीनिंग है, काफ़ी इफेक्टिवली मशीन कर रहा है, एफिशिएंसी अच्छी है, इफेक्टिवनेस अच्छी है। तो ये सारे इनके फ़ायदे हैं, इसी वजह से हम अल्ट्रासोनिक मशीन को यूज़ कर रहे हैं। इसके एडवांटेज हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या है और वो किस लिए यूज़ की जा रही है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग था आपने पढ़ा, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का सेम प्रिंसिपल आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में भी हमारा लगता है। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल क्या है, ये इस मशीनिंग में हम अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन देते हैं,
और टूल को हम वाइब्रेट करेंगे। मान लीजिए आपका टूल है तो टूल को हाई फ्रिक्वेंसी देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। और मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये टूल जो है आपका, ये जो आपको टूल दिख रहा है, ये आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, नीचे इसके वर्कपीस रखा होगा और इनके बीच में एब्रेसिव पार्टिकल और एब्रेसिव स्लरी, वाटर और एब्रेसिव पार्टिकल दोनों होंगे। जब ये वाइब्रेट करेगा तो बीच में जो यहाँ एब्रेसिव पार्टिकल होंगे, ये इस वाले पोर्शन में, वो सारे उस वाइब्रेशन की वजह से खुद भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और जाके वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे। तो जब यहाँ वर्कपीस पे स्ट्राइक करेंगे तो आपका वर्कपीस से मटेरियल इरोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपका मटेरियल फिर रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है एब्रेसिव को, वो टूल के वाइब्रेशन से मिलती है। और वाइब्रेशन टूल को कैसे मिलता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका टूल वाइब्रेट करता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है जनरली जो हम यूज़ करेंगे वो हमेशा 20 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज भी होती है। यहाँ 20,000 टू 30,000 हर्ट्ज लिखा है, इसका मतलब 20 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज। बट मैं कहूँगा कि आपको कई बुकों में 40 किलो हर्ट्ज भी लिखा होता है, तो आप 20 टू 40 मान लीजिए। तो 20 टू 40 किलो हर्ट्ज आप इस्तेमाल करते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी से आपका वाइब्रेट कराते हैं आप टूल को, ठीक है। और जनरली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो नेचुरली कितना रखते हैं, 25 टू 50 माइक्रोन। तो एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। 20 टू 50 माइक्रोन आपकी एम्पलीट्यूड रहती है और फ्रिक्वेंसी रहती है 20 टू 40 किलो हर्ट्ज। और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन जो है हम टूल को जब देते हैं तो टूल जो है आपका वाइब्रेट करता है। टूल के वाइब्रेट करने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये टूल है तो टूल आपका वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो आपका इसके बीच में जो ये आपका टूल है, ये देखिए यहाँ पे, ये एक्चुअल में उसके ऊपर हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न पे ये टूल लगा हुआ है। टूल भी वाइब्रेट करेगा, जब ये हॉर्न वाइब्रेट करेगा तो आपका टूल भी, ये मैं दिखा देता हूँ, ये भी वाइब्रेट करेगा। और जब टूल वाइब्रेट करेगा और ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस के बीच में रेड कलर के आपका एब्रेसिव दिख रहा है। वाटर, इस नोजल के थ्रू हम वाटर और एब्रेसिव दोनों को फ्लो करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें फ्लो हो रही हैं, वाटर प्लस एब्रेसिव, जिसको एब्रेसिव स्लरी कहा जा रहा है। और ये जो एब्रेसिव पार्टिकल है, ये टूल, ये एब्रेसिव पार्टिकल रेड कलर के, ये टूल और वर्कपीस के बीच में है। तो जब टूल आपका वाइब्रेट करता है, रेसिप्रोकेट करता है विद 20 टू 40 किलो हर्ट्ज, यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल को भी मोशन मिलता है और ये वाइब्रेट करने लगता है। तो जब वाइब्रेट करता है तो टूल पे भी स्ट्राइक करेगा और वर्कपीस पे भी। लेकिन टूल हम जनरली स्ट्रॉन्ग और टफ मटेरियल का बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टफ मटेरियल का, जिसकी वजह से उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो वर्कपीस है वो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है जनरली। ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये आपका ब्रिटल मटेरियल है और या फिर हार्ड मटेरियल है। तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब ब्रिटल और हार्ड होता है उसमें फ्रैक्चर फेलियर ज़्यादा होता है। तो जब ये एब्रेसिव पार्टिकल आपका इस पर स्ट्राइक करेगा वर्कपीस पे, तो ये इससे मटेरियल इरोड करना शुरू कर देगा। तो आपका वर्कपीस जो है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आपका मटेरियल रिमूवल शुरू हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपका इंडेंटेशन होने की वजह से, पार्टिकल के इंडेंटेशन की वजह से इसमें क्रेटर्स फॉर्म होने लगते हैं, मटेरियल फ्रैक्चर होने लगता है वर्कपीस से और ये मटेरियल आपका रिमूव होता जाता है। जब रिमूव होगा तो ये जो एब्रेसिव स्लरी आप फ्लो करा रहे हैं जो कि वाटर है, वो साथ में इसको फ्लश करके भी अपना ले जाएगा। तो फ्लो कंटिन्यूस फ्लो करते रहेंगे हम स्लरी को, तो वो जो भी मटेरियल, जो अनवांटेड मटेरियल वर्कपीस से निकला है इन द फॉर्म ऑफ, वो सारा का सारा इस स्लरी के साथ निकल जाता है, फ्लश अवे हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है इसका काम करने का जो मैंने यहाँ बताया। दिस लीड इंडेंटेशन ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल टू ब्रिटल वर्कपीस एंड रिमूव्स मेटल फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर देता है। अब इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इक्विपमेंट जो है, सबसे पहले पावर सोर्स। एक बार मैं आपको इसको बताने से पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है और इसमें आप देखिए ये वर्कपीस है आपका, ठीक है। ये आपका हॉर्न है, हॉर्न के साथ टूल लगा हुआ है और ये नोजल से हम एब्रेसिव स्लरी फ्लो करा रहे हैं। और आपका जो टूल है वो उसको वाइब्रेट किया जा रहा है अल्ट्रासोनिक मशीन में 20 टू 40 किलो हर्ट्ज विद एब्रेसिव स्लरी। और जब ये वाइब्रेट करता है तो इनके बीच में एब्रेसिव स्लरी वर्कपीस और टूल के बीच में फ्लो करता रहता है। अब ये जो वाइब्रेशन है ये आपका एब्रेसिव पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा जो जाके वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगा और उसकी वजह से आपका मटेरियल रिमूव होगा वर्कपीस से।
इस तरह से ये काम करता है। अब इसके कंपोनेंट कौन Elements कौन से of हैं वो भी हम देख लेते ultrasonic हैं। machining. तो इसके कंपोनेंट में Let सबसे us पहला see the आता है पावर 3D सोर्स। model of the तो ये देखिए, USM has ये पूरा सेटअप दिखाया हुआ है मैंने velocity आपको, transformer. ठीक। और इसमें जो है टेपर सेक्शन जनरली बनाया गया, ऊपर वेलोसिटी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर के साथ आपका एक हॉर्न लगा होता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा डायग्राम में। उसके बाद टूल फिट किया जाता है। यहाँ पावर सोर्स है, ठीक है। तो टूल हो गया, पावर सोर्स हो गया, और ऊपर ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर बोल लीजिए, वो है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है या ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जो आता है आपका उसको, ये रहा देखिए आपका ट्रांसड्यूसर और ये रहा ट्रांसफार्मर। अब ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जब पावर सोर्स से इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ आएगी, इस तरह से फ्लो होके, ऐसे फ्लो होके इधर आएगी पावर सोर्स से ट्रांसड्यूसर के बाद, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा ट्रांसड्यूसर, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जब जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, पावर सोर्स से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब जो वाइब्रेशन हमें मिलेगी ट्रांसड्यूसर से वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं होगी, तो वो लो फ्रिक्वेंसी पे होगी। लेकिन उस लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में करने के लिए यहाँ पे हमने वो हॉर्न लगा रखा है, ठीक है। हॉर्न या फिर उसे बूस्टर भी कहा जाता है। वो बूस्टर के आगे हमने टूल होल्डर लगाया हुआ है, और वो टूल होल्डर के आगे उसमें टूल हमने फिट कर दिया टूल होल्डर में। तो जब ये हॉर्न के पास वो सिग्नल आएगा, वाइब्रेशन मैकेनिकल वाइब्रेशन पहुंचेगी ट्रांसड्यूसर से, तो वो हाई वाइब्रेशन को क्या करेगा, उसको हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो जो लो मैकेनिकल वाइब्रेशन है उसको हाई वाइब्रेशन में एम्पलीफाई कर देता है। जब वो हाई वाइब्रेशन में एम्पलीफाई हो जाता है तो वो टूल होल्डर को पास हो जाता है। टूल होल्डर वाइब्रेट करने लगता है हाई फ्रिक्वेंसी से। फिर टूल, क्योंकि टूल होल्डर में फिक्स है, तो टूल भी आपका वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर जब टूल वाइब्रेट करेगा तो जब नोजल से स्लरी जो फ्लो करेंगे, वो स्लरी आपका क्या करेगा, उसमें एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो भी इससे टूल के साथ कांटेक्ट में आएगा और वाइब्रेट करना लग जाएगा। और जब वह वाइब्रेट करने लगेगा तो जाके वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगा एब्रेसिव पार्टिकल, और इरोजन करने की वजह से मटेरियल से वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप एब्रेसिव स्लरी से कंटिन्यूस फ्लो करवा रहे हो मटेरियल को, तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो करवाने की वजह से आपका कंटिन्यूस फ्लो कराने की वजह से साथ में जो मटेरियल रिमूव हुआ वर्कपीस से वो भी साथ साथ क्लीन वॉश अवे हो जाएगा इस स्लरी के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे पावर सोर्स है आपका, ठीक है। यहाँ से आपका सप्लाई जाएगा, वही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने आपको बताया था आपके ट्रांसड्यूसर के पास, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ से आपका स्लरी, एब्रेसिव स्लरी आ रहा है, ठीक है, पंप कर रहे हो आप, और ये नोजल के पास जा रहा है एब्रेसिव स्लरी, जिसमें आपका वाटर और एब्रेसिव पार्टिकल जो आपने डाला है वो मिक्स है। और ये टूल और वर्क पीस है, इसके बिल्कुल सामने आपका फ्लो होगा एब्रेसिव स्लरी का, ठीक है। और जब ये वाइब्रेट करेगा आपका टूल ऊपर नीचे, तो वो इसके बीच में जो एब्रेसिव पार्टिकल जो आएगा वो वर्कपीस को स्ट्राइक करके ब्रिटल फ्रैक्चर करेगा और मटेरियल को रिमूव कर देगा इरोजन की वजह से। तो इस तरह से आपका मटेरियल रिमूव होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ डायग्राम में भी बताई हुई थी, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका है पावर सोर्स, जो आपका क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव जो चाहिए होती है वो हमें से पावर सोर्स से मिलती है। अब वो जितनी ज़्यादा आपको पावर फ्रिक्वेंसी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए उतनी ज़्यादा पावर सप्लाई आपको रिक्वायर होगी। तो ये बात तो सही है, अगर पावर सप्लाई ज़्यादा तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है वो लो फ्रिक्वेंसी मिलती है। इसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज के वो 60 हर्ट्ज़ की होती है। अब इसको हमें हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो वो हमें चाहिए होता है। अब वो किस तरह से, वो ये करने के काम आता है हमारा पावर सोर्स। अब मैग्नेट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर यहाँ पे यूज़ किया गया है। आप जनरली सिंपल ट्रांसड्यूसर भी बोल लीजिए। ट्रांसड्यूसर क्या है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल वाइब्रेशन में, और वो वाइब्रेशन हमारी यूज़ होती है टूल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक इन अल्ट्रासोनिक टाइप ट्रांसड्यूसर इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल वाइब्रेशन, एंड दिस इज ट्रांसड्यूसर इज मेड बाय निकल और निकल अलॉय। तो जो ट्रांसड्यूसर है वो जनरली निकल या फिर निकल अलॉय का बना होता है। मटेरियल भी इसका बता दिया। अब बूस्टर जो है, बूस्टर या फिर इसे हॉर्न बोल लीजिए, वो क्या करता है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ जो आपने टूल लगाया है, यहाँ टूल है और ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर वाइब्रेशन देगा।
लेकिन आपका जो वाइब्रेशन है वो उतना ज़्यादा हाईली एम्पलीफाइड नहीं है। तो उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने यानी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम ये हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये हॉर्न जनरली इस तरह की शेप का होता है, आप देख रहे होंगे, या आपका इस तरह से इसका प्रोफाइल है। ये इससे क्या होता है, जब ये नीचे वाला पोर्शन है ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वो आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इससे ये जो शेप दी हुई है, ये शेप इसलिए दी हुई है कि आपका ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे अगर मैं टूल को होल्ड करूँ, अगर मैं यहाँ पे टूल को होल्ड करूँ, तो यहाँ पे जब मेरा टूल होल्डर होगा, टूल होल्डर में जब मैं टूल को होल्ड करूँगा और ये वर्कपीस होगा, तो यहाँ यहाँ जो वाइब्रेशन है वो कम है, लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी उसको एम्पलीफाई होने से वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ गई। वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ने से अब जो पार्टिकल एब्रेसिव स्लरी में होंगे वो ये टूल वो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से वो मोशन आप टूल को, पार्टिकल को अच्छे से एम्पलीफाई वाइब्रेशन दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका एब्रेसिव पार्टिकल जाके जब स्ट्राइक करेगा वर्क पीस पे तो वो इफेक्टिवली करेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हम ये हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, और ये फाइल जनरली हम इस तरह का देते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो बूस्टर जो है वो आपका क्या करता है, बूस्ट करने का काम आता है, या हॉर्न जो है वो एम्पलीफाई करने के काम आता है आपके मैकेनिकल वाइब्रेशन की वाइब्रेशन को, तो वो एम्पलीफाई करता है। टूल जो है वो आपका आगे इंडेंटेशन करने का काम आएगा। अब जनरली नेचुरल बात है कि ये टूल है आपका और ये वर्क पीस है, तो एब्रेसिव पार्टिकल बीच में, जब टूल आपका वाइब्रेट करेगा तो नेचुरली ये जो जब ये स्ट्राइक करेगा इस एब्रेसिव पार्टिकल के साथ, तो जब ये एब्रेसिव पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगा तो एब्रेसिव पार्टिकल नीचे ही मूव करेगा और ऊपर भी। तो जब ये वर्क पीस पे भी स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा, सरफेस पे टूल के और वर्क पीस पे भी, तो जब सरफेस पे करेगा टूल पे, तो टूल भी आपका मटेरियल रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो उस केस में हम जनरली टूल ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसमें इस तरह के ब्रिटल फ्रैक्चर ना हो। तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जब टूल आपका सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल का होगा तो उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं होगा, तो आपका टूल से वेयरिंग नहीं होगी बल्कि वर्कपीस से वेयरिंग होगी, तो मटेरियल जो है आपका वर्कपीस से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल, क्योंकि टूल आपका अगर स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल है, डक्टाइल होने की वजह से क्या होगा, जब एब्रेसिव पार्टिकल आएगा तो वो जाके इधर स्ट्राइक इसके अंदर ही इंडेंट कर जाएगा, इसके अंदर ही धस जाएगा इसके अंदर, और वो बाहर नहीं निकलेगा। बस आपका जो पार्टिकल यहाँ वर्कपीस पे टकराएगा उससे वो आपका मटेरियल रिमूव होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये पॉइंट था हमारा। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट है, उसके बाद है आपका इक्विपमेंट का जो पार्ट है वो है एब्रेसिव स्लरी। तो वो भी मैंने बता दिया, कंपोनेंट जो आपका इसमें यूज़ हो रहा है एब्रेसिव स्लरी, वो एक्चुअल में वाटर प्लस कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल कौन सा लेना है आपको, जनरली या तो वो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर बोरॉन कार्बाइड, इनमें से कोई भी मटेरियल का एब्रेसिव पार्टिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर के साथ मिक्स कीजिए, जो चीज़ बनेगी उसके मिक्सचर को हम एब्रेसिव स्लरी कहते हैं, तो वो एब्रेसिव स्लरी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो एब्रेशन होगा वो जनरली आपका ये पार्टिकल जो एब्रेसिव पार्टिकल है वही मटेरियल रिमूव करेगा आपके वर्कपीस से जब वो स्ट्राइक करेगा। वर्किंग प्रोसेस में आपको दिखा भी चुका हूँ। तो मटेरियल इसमें रिमूव होता है इंडेंटेशन होने की वजह से, जब एब्रेसिव पार्टिकल आपका वर्कपीस पे इंडेंट करता है तब मटेरियल निकालता है। सप्लाई आपकी लो फ्रिक्वेंसी करंट हाई फ्रिक्वेंसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, वो बता ही चुका हूँ मैं। ट्रांसड्यूसर किस लिए यूज़ होता है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में आपका जो पॉइंट है वो देखिए कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ जनरली, मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होगा उसी पे आप काम कर सकते हैं। तो यानी अगर आपका वर्कपीस डक्टाइल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तब आपके एब्रेसिव पार्टिकल जो होंगे वो आके इसमें सिर्फ फंस जाएंगे, धस जाएंगे, वो मटेरियल रिमूव नहीं करेंगे, वो ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि सब मटेरियल तब उस टाइम पे आपका डक्टाइल होगा। तो सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल पे आप नहीं कर सकते। तो आपके लिए मटेरियल जो हो वो कैसा हो, आपका हार्ड या ब्रिटल मटेरियल होगा, तभी आप उस वहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह के हार्ड और ब्रिटल, जैसे कार्बाइड, सेरामिक, ग्लास हो गए, इस तरह के मटेरियल पे आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को कैरी आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूज इन मशीनिंग ऑफ डाई एंड टूल ऑफ ड्रिल। तो जो आपके ड्रिलिंग टूल है उनको और डाई बनाने के लिए काम होता है। वायर ड्राइंग मशीन है, उनमें जो डाई और टूल होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिलिकॉन नाइट्राइड जो होते हैं, वो सिलिकॉन नाइट्राइड करके आपके जो गेयर्स हैं, टरबाइन ब्लेड्स होती हैं सिलिकॉन नाइट्राइल की बनी होती हैं, ऐसे मटेरियल को भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो इससे। ठीक है, जो आपके टरबाइन ब्लेड्स हैं, टरबाइन ब्लेड्स,
वो जनरली सिलिकॉन नाइट्राइल से बनती हैं। तो वो जो सिलिकॉन नाइट्राइल है उसको भी अगर आपको मशीन करना हो तो आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे डायमंड कटिंग है। ठीक है, डायमंड कटिंग, तो डायमंड कटिंग के लिए भी आप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी एप्लीकेशन है। नॉन कंडक्टिव मटीरियल है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिव मटीरियल उनको भी आप मशीन कर सकते हो, जो नॉन कंडक्टिव है उनको भी कर सकते हो। ये भी इसका फ़ायदा है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। तो पहला अगर आप देखें तो हार्ड मटेरियल कैन बी मशीन। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये डिसएडवांटेज हो गया। नो हीट जनरेशन इन द वर्क, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ वर्क हार्डनिंग और चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। कोई हीट थर्मल नॉन थर्मल प्रोसेस है, नॉन केमिकल प्रोसेस, ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ना ही हीट जनरेशन होने के चांसेस, क्योंकि कोई थर्मल हीटिंग की वजह से हम मटेरियल नहीं रिमूव कर रहे हैं, हम बेसिकली इरोजन की वजह से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। तो इरोजन की वजह से हमारा हीट जनरेशन हो ही नहीं रहा, तो हीट इफेक्टेड जोन बनेगा ही नहीं। तो ऐसी कोई भी हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, स्ट्रक्चर चेंज करेगा ही नहीं। नॉन कंडक्टिव मेटल है, नॉन मेटल है, उन दोनों को हम मशीन कर सकते हैं। कोई चिप फॉर्मेशन नहीं होती इसमें। इसमें हाई टूल वेयर ड्यू टू एब्रेसिव है। मैंने आपको बताया टूल है, ये वर्क पीस है, तो एब्रेसिव पार्टिकल आपका वर्क पीस पे भी टकराएगा और टूल पे भी। तो जनरली ये क्या करेगा, टूल से भी मटेरियल निकालने की, क्योंकि इससे भी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वेयर आउट करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपका वेयरिंग जो होती है, टूल भी वेयर आउट इसमें करता है एब्रेसिव की वजह से, जो आप एब्रेसिव स्लरी में यूज़ करते हो। ये डक्टाइल मटेरियल को आप मशीन नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। डीप होल जो आपको बनाने होते हैं ड्रिलिंग के लिए, वो ड्रिलिंग में डीप होल आप इससे नहीं बना सकते, ये भी डिसएडवांटेज है इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या है। तो अगला टॉपिक हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग है वो इसके बात करेंगे। आई होप आपको समझ में। थैंक यू।